तर्कशास्त्र के अंतर्गत अव्यवहित अनुमान विषयक व्याख्यानों की श्रृंखला में हमारे आज के व्याख्यान का विषय है अव्यवहित अनुमान के प्रकार, प्रतिपरिवर्तन अर्थात कॉन्ट्रापोजिशन के स्वरूप की विवेचना। आज के इस व्याख्यान में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि प्रतिपरिवर्तन से क्या अभिप्राय है, प्रतिपरिवर्तन करने की प्रक्रिया के प्रमुख नियम कौन कौन से हैं, प्रतिपरिवर्तन के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं, विभिन्न निरपेक्ष तर्क वाक्य ए, ई, आई और ओ में प्रतिपरिवर्तन की क्या स्थिति है। साथ ही प्रतिपरिवर्तन विषय आज के इस व्याख्यान से संबंधित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं, दर्शन शास्त्र के स्नातक, स्नातकोत्तर, नेट एवं जेआरएफ की तैयारी कर रहे परीक्षार्थियों के लिए महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न कौन कौन से हो सकते हैं, उनको भी हम स्पष्ट करेंगे। प्रतिपरिवर्तन अव्यवहित अनुमान का ही एक प्रकार है। अव्यवहित अनुमान निगमनात्मक अनुमान का एक प्रकार है, जिसमें सामान्यतः एक आधार वाक्य से एक निष्कर्ष निगमित किया जाता है। अव्यवहित अनुमान के विभिन्न प्रकार हैं, किंतु इसमें से 3 प्रमुख हैं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। ये 3 प्रकार इस प्रकार हैं। प्रथम जो है परिवर्तन, जिसे कन्वर्जन भी कहते हैं। द्वितीय जो है प्रतिवर्तन, जिसे ऑबवर्जन कहते हैं। और जो तृतीय है प्रतिपरिवर्तन, जिसे कॉन्ट्रापोजिशन कहते हैं। हमने अपने इससे पूर्व के 2 व्याख्यानों में परिवर्तन एवं प्रतिवर्तन के स्वरूप की विस्तृत विवेचना की थी। आज के हमारे व्याख्यान का विषय प्रतिपरिवर्तन है। सर्वप्रथम हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि प्रतिपरिवर्तन जो है इसका स्वरूप क्या है, अर्थात प्रतिपरिवर्तन जो है इससे क्या अभिप्राय है। प्रतिपरिवर्तन को परिभाषित करते हुए प्रसिद्ध तर्कशास्त्री इरविंग एम कॉपी ने अपनी पुस्तक इंट्रोडक्शन टू लॉजिक में स्पष्ट किया है कि किसी भी प्रदत्त निरपेक्ष तर्क वाक्य के प्रतिपरिवर्तित आकार को प्राप्त करने के लिए उसके उद्देश्य पद के स्थान पर उसके विधेय पद के पूरक पद को तथा उसके विधेय पद के स्थान पर उसके उद्देश्य पद के पूरक पद का प्रयोग किया जाता है। वस्तुतः प्रतिपरिवर्तन जो है उसमें परिवर्तन एवं प्रतिवर्तन दोनों की ही कुछ विशेषताएं समावेशित है। परिवर्तन विषयक व्याख्यान में हमने ये स्पष्ट किया था कि परिवर्तन में हम उद्देश्य एवं विधेय का परस्पर स्थानांतरण करते हैं, अर्थात उद्देश्य के स्थान पर विधेय पद एवं विधेय पद के स्थान पर हम उद्देश्य पद का प्रयोग कर रहे थे। उसी प्रकार प्रतिपरिवर्तन में भी हम उद्देश्य एवं विधेय का परस्पर स्थानांतरण करते हैं। प्रतिपरिवर्तन में जो है प्रतिवर्तन की विशेषता भी समावेशित है। जैसा कि हमने प्रतिवर्तन विषयक अपने व्याख्यान में स्पष्ट किया था कि प्रतिवर्तन में किसी भी निरपेक्ष तर्क वाक्य के प्रतिवर्तन करने के लिए उसका जो विधेय पद होता है उसके स्थान पर उसके पूरक पद का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार प्रतिपरिवर्तन में हम उद्देश्य एवं विधेय दोनों ही पदों के स्थान पर पूरक पद का प्रयोग करते हैं। पूरक पद, जिसे अंग्रेजी में कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म कहते हैं, किसी भी पद का पूरक पद उसका व्याघाती पद होता है और इसके लिए हम उसके आगे अ या अंग्रेजी में नॉन शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे कि विद्यार्थी शब्द है तो इसका जो पूरक पद होगा वह अविद्यार्थी होगा। अंग्रेजी में यदि स्टूडेंट है तो उसे हम नॉन स्टूडेंट जो है उसका पूरक पद होगा। प्रतिपरिवर्तन की जो प्रक्रिया है इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण नियम हैं, जिनको जानने से हम प्रतिपरिवर्तन की प्रक्रिया को सहजता से समझ सकेंगे। ये जो नियम हैं इस प्रकार हैं। इनमें से जो प्रथम नियम है कि किसी भी निरपेक्ष तर्क वाक्य की प्रतिपरिवर्तन की प्रक्रिया के लिए ये आवश्यक है कि जो आधार वाक्य का विधेय पद जो होता है उसका जो पूरक पद होता है वह निष्कर्ष का
उद्देश्य पद हो जाता है। अर्थात आधार वाक्य के विधेय पद का जो पूरक पद है वह निष्कर्ष का उद्देश्य पद हो जाता है। प्रति परिवर्तन से संबंधित जो दूसरा महत्वपूर्ण नियम है कि आधार वाक्य के उद्देश्य का पूरक पद निष्कर्ष का विधेय पद हो जाता है। प्रति परिवर्तन से संबंधित जो तीसरा महत्वपूर्ण नियम है वह यह है कि प्रति परिवर्तन की प्रक्रिया में हम जो है निरपेक्ष तर्क वाक्य के गुण में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करते। अर्थात यदि हमारा आधार वाक्य स्वीकारात्मक है तो हमारा निष्कर्ष भी स्वीकारात्मक होगा, और यदि हमारा आधार वाक्य निषेधात्मक है तो उसका निष्कर्ष भी निषेधात्मक होगा। प्रति परिवर्तन से संबंधित जो चौथा महत्वपूर्ण नियम है वह ये है कि जो पद आधार वाक्य में अव्याप्त है वह निष्कर्ष में व्याप्त नहीं हो सकता। प्रति परिवर्तन विषयक इन महत्वपूर्ण नियमों की विवेचना करने के पश्चात अब हमारे लिए ये जानना आवश्यक है कि प्रति परिवर्तन के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं। प्रति परिवर्तन के दो प्रमुख प्रकार प्रचलित हैं जो इस प्रकार हैं। प्रथम जो है वह है सरल प्रति परिवर्तन, जिसे सिंपल कॉन्ट्रापोजिशन कहते हैं, और जो द्वितीय जो है परिमित प्रति परिवर्तन, जिसे कॉन्ट्रापोजिशन बाय लिमिटेशन की संज्ञा दी जाती है। सर्वप्रथम हम सरल प्रति परिवर्तन को समझने का प्रयास करते हैं। जब भी प्रति परिवर्तन की प्रक्रिया में जो हमें प्रदत्त निरपेक्ष तर्क वाक्य है, अर्थात जो हमारा आधार वाक्य है, और उस आधार वाक्य से जो निष्कर्ष निगमित होता है, उन दोनों का ही परिमाण जब समान हो, अर्थात यदि आधार वाक्य सर्वव्यापी है और उससे निगमित निष्कर्ष भी सर्वव्यापी है, और यदि आधार वाक्य अंशव्यापी है और उससे निगमित जो निष्कर्ष है वह भी अंशव्यापी है, तो इस प्रकार के प्रति परिवर्तन को सरल प्रति परिवर्तन की संज्ञा दी जाती है। इस प्रकार सरल प्रति परिवर्तन में आधार वाक्य एवं उससे निगमित निष्कर्ष दोनों का ही परिमाण जो है एक समान होता है। प्रति परिवर्तन का जो दूसरा महत्वपूर्ण प्रकार है वह है परिमित प्रति परिवर्तन, कॉन्ट्रापोजिशन बाय लिमिटेशन। प्रति परिवर्तन के इस प्रकार में जो प्रदत्त आधार वाक्य अर्थात जो हमें दिया गया आधार वाक्य है, यदि वह आधार वाक्य सर्वव्यापी है किंतु उसे अंशव्यापी निष्कर्ष निगमित होता है, तो उसे हम परिमित प्रति परिवर्तन की संज्ञा देते हैं। अर्थात परिमित प्रति परिवर्तन का वह प्रकार है जिसमें सर्वव्यापी आधार वाक्य से अंशव्यापी निष्कर्ष को निगमित किया जाता है। प्रति परिवर्तन के प्रमुख प्रकारों की विवेचना करने के पश्चात अब विभिन्न निरपेक्ष तर्क वाक्य ए, ई, आई और ओ में प्रति परिवर्तन की क्या स्थिति है उसे स्पष्ट करते हैं। सर्वप्रथम हम सर्वव्यापी निरपेक्ष तर्क वाक्य ए में प्रति परिवर्तन की क्या स्थिति है। ए प्रकार का जो निरपेक्ष तर्क वाक्य है उसकी संरचना जो होती है, सभी उद्देश्य विधेय हैं, ऑल सब्जेक्ट्स आर प्रेडिकेट। जैसा कि हमने परिवर्तन और प्रतिवर्तन जो हमारे दो इससे पूर्व के व्याख्यान हुए थे उसमें जो हमने उदाहरण लिया था वह लिया था कि सभी भारतीय एशियाई है। हम प्रति परिवर्तन में भी इसी उदाहरण को लेते हुए ए प्रकार के निरपेक्ष तर्क वाक्य में प्रति परिवर्तन की प्रक्रिया को स्पष्ट करते हैं कि सभी भारतीय एशियाई हैं। इसमें जो सभी जो है ये परिमाण या मात्रा को अभिव्यक्त कर रहा है और इससे ये स्पष्ट हो रहा है कि ये सभी की बात कर रहा है, अतः ये सर्वव्यापी ए प्रकार का निरपेक्ष तर्क वाक्य है। इसमें जो उद्देश्य पद है वह भारतीय है और विधेय पद जो है एशियाई है। प्रति परिवर्तन के नियमों की व्याख्या करते हुए हमने ये स्पष्ट किया कि प्रति परिवर्तन की प्रक्रिया में हम उद्देश्य एवं विधेय का परस्पर स्थानांतरण करते हुए जो उद्देश्य पद है उसके स्थान पर हम विधेय पद का पूरक पद और विधेय पद के स्थान पर उद्देश्य पद के पूरक पद का प्रयोग
करते हैं। यहाँ जो हमारा उद्देश्य पद जो है भारतीय है और इसका पूरक पद क्या हो जाएगा, अभारतीय। और जो विधेय पद है वह क्या है, एशियाई, और इसका पूरक पद क्या हो जाएगा, अएशियाई। अब यदि हम ए प्रकार के निरपेक्ष तर्क वाक्य का प्रति परिवर्तन करते हैं तो इसका प्रति परिवर्तन जो है वह इस प्रकार होगा। सामान्यतः जो ए प्रकार का हमारा उदाहरण है वह ये है कि सभी भारतीय एशियाई हैं, और इसका जब हम प्रति परिवर्तन करेंगे तो वह इस प्रकार होगा, सभी अएशियाई अभारतीय हैं। अब हम जो सर्वव्यापी निरपेक्ष तर्क वाक्य का दूसरा महत्वपूर्ण प्रकार है ई प्रकार का निरपेक्ष तर्क वाक्य जो निषेधात्मक है, उसमें प्रति परिवर्तन की क्या स्थिति है उसे स्पष्ट करते हैं। ई जो है सर्वव्यापी निषेधात्मक तर्क वाक्य है। इसकी जो संरचना होती है वह ये होती है, कोई उद्देश्य विधेय नहीं है, नो सब्जेक्ट इज प्रेडिकेट। इसका उदाहरण भी हम ये लेते हैं कि कोई भारतीय एशियाई नहीं है। इसका जब हम प्रति परिवर्तन करेंगे तो इसका जो प्रति परिवर्तन होगा वह परिमित प्रति परिवर्तन होगा। इस उदाहरण में जैसा कि अभी हमने स्पष्ट किया कि कोई भारतीय एशियाई नहीं है, इसमें जो कोई शब्द है वह परिमाण को व्यक्त कर रहा है। भारतीय जो है यहाँ उद्देश्य पद है, एशियाई जो है विधेय पद है, और यह एक निषेधात्मक तर्क वाक्य है। इसका जब हम प्रति परिवर्तन करते हैं तो इसका परिमित प्रति परिवर्तन होगा, अर्थात ई प्रकार के निरपेक्ष तर्क वाक्य का प्रति परिवर्तन जो है ओ प्रकार के निरपेक्ष तर्क वाक्य में होगा। यहाँ जो है उद्देश्य पद भारतीय है, उसका पूरक पद हो जाएगा अभारतीय। एशियाई का जो पूरक पद हो जाएगा वह अएशियाई, और जो ई प्रकार का निरपेक्ष तर्क वाक्य है वह ओ में प्रति परिवर्तित होगा। तो हमारा जो ई प्रकार का निरपेक्ष तर्क वाक्य है कि कोई भारतीय एशियाई नहीं है, इसका जब हम प्रति परिवर्तन करेंगे तो प्रति परिवर्तन होगा, कुछ अएशियाई अभारतीय नहीं है। अंशव्यापी निरपेक्ष तर्क वाक्यों में प्रति परिवर्तन की क्या स्थिति है उसे स्पष्ट करते हैं। अंशव्यापी निरपेक्ष तर्क वाक्यों में जो आई प्रकार का अंशव्यापी निरपेक्ष तर्क वाक्य है उसका प्रति परिवर्तन नहीं होता। ओ प्रकार का जो निरपेक्ष तर्क वाक्य है उसका प्रति परिवर्तन ओ में ही होगा। ओ प्रकार का निरपेक्ष तर्क वाक्य जो है वह अंशव्यापी निषेधात्मक तर्क वाक्य है। इसकी जो संरचना है वह यह है कि कुछ उद्देश्य विधेय नहीं है। अंग्रेजी में सम सब्जेक्ट्स आर नॉट प्रेडिकेट। इसका उदाहरण हम ये लेते हैं कि कुछ भारतीय एशियाई नहीं है। तर्कशास्त्र में कुछ शब्द जो है वह व्यापक अर्थ लिए हुए होता है। कुछ का अभिप्राय यहाँ कम से कम एक और अधिक से अधिक 99। यदि मान लीजिए किसी वर्ग में हमारे पास 100 सदस्य हैं, तो यदि हम कुछ की बात कर रहे हैं तो हमारा अभिप्राय है कि कम से कम एक और अधिक से अधिक 99। अब यदि हम कुछ भारतीय एशियाई नहीं हैं, इसका प्रति परिवर्तन करते हैं तो इसका प्रति परिवर्तन जो है वह होगा, कुछ अएशियाई अभारतीय नहीं है। इस प्रकार विभिन्न निरपेक्ष तर्क वाक्यों में प्रति परिवर्तन की स्थिति को स्पष्ट करने से यह ज्ञात होता है कि जो ए प्रकार का निरपेक्ष तर्क वाक्य है उसका प्रति परिवर्तन ए में ही होता है, और यह सरल प्रति परिवर्तन का उदाहरण है। ए प्रकार का जो निरपेक्ष तर्क वाक्य है उसका प्रति परिवर्तन अंशव्यापी निरपेक्ष तर्क वाक्य ओ में होता है, और यह जो प्रति परिवर्तन है वह परिमित प्रति परिवर्तन का उदाहरण है। आई प्रकार के निरपेक्ष तर्क वाक्य का कोई प्रति परिवर्तन नहीं होता, जबकि ओ प्रकार के अंशव्यापी निषेधात्मक तर्क वाक्य का प्रति परिवर्तन ओ प्रकार के अंशव्यापी निषेधात्मक तर्क वाक्य में ही होता है। इस प्रकार आज के इस व्याख्यान में हमने प्रति परिवर्तन के स्वरूप की विवेचना करते हुए इसके प्रमुख नियमों की व्याख्या की और साथ ही इसके विभिन्न प्रकारों
और ए, ई, आई और ओ में प्रति परिवर्तन की स्थिति को स्पष्ट किया। प्रति परिवर्तन विषयक हमारे आज के व्याख्यान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं वे इस प्रकार हैं। प्रति परिवर्तन से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। प्रति परिवर्तन की अवधारणा को उदाहरण के द्वारा स्पष्ट कीजिए। प्रति परिवर्तन के प्रमुख नियम कौन कौन से हैं, उन्हें स्पष्ट कीजिए। प्रति परिवर्तन के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं। सरल प्रति परिवर्तन से आप क्या समझते हैं। परिमित प्रति परिवर्तन किसे कहते हैं। सरल प्रति परिवर्तन को उदाहरण के द्वारा स्पष्ट कीजिए। ए प्रकार के निरपेक्ष तर्क वाक्य का प्रति परिवर्तन परिमित प्रति परिवर्तन क्यों कहलाता है। एक निबंधात्मक प्रश्न ये हो सकता है कि प्रति परिवर्तन के स्वरूप की विवेचना करते हुए विभिन्न निरपेक्ष तर्क वाक्य ए, ई, आई और ओ में प्रति परिवर्तन की स्थिति को स्पष्ट कीजिए।